आकिब नवाब के घर में खाना खाया जा रहा था। लंबे दस्तरखान पे आज उरूज की अम्मा भी आई हुई बैठी थी। आकिब नवाज सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। उनकी दाएं जानिब कूंज हाकिम थी और बाएं जानिब सेगम। यहाँ मंगेतर के सामने यूं बैठने को बुरा समझा जाता था, लेकिन सलाम हो अब्बा की अस्मत को, जिन्होंने अपनी छोटी बेटी की मोहब्बत सब भुलाए हुए थे। उन्हें आज भी कूंज को 10-12 साल की बच्ची लगा करती थी। बशर को सिरे से इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मंगेतर रहे तो खैर है, कोई और होता फिर कभी मंगेतर बनने लायक भी ना रहता। अम्मा, मेरी प्लेट में बोटियां कम हैं, बशर की प्लेट देखिए। कोशिश हल्की आवाज़ में अपने साथ बैठी अपनी माँ को मुखातिब किया। न दीदी, भाई से हिसाब करती है, भाई के खाने को नजर लगाएगी क्या? वो मर्द है, उसे ज़्यादा खाना मिलना चाहिए। अम्मा ने भी हल्की आवाज़ में डपट दिया। मर्द है तो क्या, उसके अंदर दूसरी जुबान दूसरा मैदा लगा है। अम्मा, आपका दो को में नजरिया ख़त्म नहीं होगा। अब बशर को जिना और मुझे खांदी ही समझती रहेंगी। उसी लम्हे बशर जो उसे ही देख रहा था, अपने सामने से सालन का डोंगा उठाकर थोड़ा सा गोश्त निकालकर उसकी प्लेट में डाला। पूंछ तो खिल उठी। बाकी सबने उसे भाई का प्यार समझा। अलबत्ता सेगम बस अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। रूज उसी तरफ देख रही थी जब अम्मा ने उसे पुकारा। रूज बच्चे, आज सालन में नमक बहुत कम है, थोड़ा एहतियात किया करो। और हाँ, ये देखो, बच्चे घी भी बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत इसराफ करती हो। उनका लहजा माऊं जैसा था, जैसे हमारी माएँ भरी महफिल में टोक कर सोचती हैं बेटी की इस्लाह हो रही है। माएँ अच्छी या बुरी नहीं होती, माएँ बस मासूम होती हैं। आपको मेरे बनाए खाने में बहुत कीड़े नजर आते हैं ना? जाहिर है, अब मैं जीनिया जैसी तो नहीं बन सकती, और वैसे भी मैं ऐसा ही खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करें, कल से खुद बना लें। हाँ अमीना, अब तुम मेरी बेटी के साथ ये मामले करने लगी हो, अपना भोड़पन भूल गई हो। अमीना बेगम थक थक से उसे देखी गई। हाकिम नवाब अब पीने वाले दौड़ रहे थे। उस औरत की इज्जत सारा खानदान नहीं करता जिसकी इज्जत उसका अपना शोहर ना करता हो। सेगम चुपचाप गर्दन झुकाए खाना खा रहा था, लेकिन बशर खामोश ना रह सका। अम्मा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और पुप्पी, आप हमारे घर के मामलात में दखल न दें। वो संजीदगी से टूट गया। मैं तो बस ये कह रही थी कि नमक थोड़ा ज़्यादा है, अपनी बच्ची समझ कर ही कहती हूँ, वरना मेरी बला से बनाती रहे बुरा खाना। शोहर जाने बीवी जाने। साथ बैठे बशर ने उनका हाथ दबाया। अम्मा, आज मैंने इसको कहा था कि घी ज़्यादा डाले, वरना मुझे सालन अच्छा नहीं लगता। उसकी गलती नहीं है। उसे रसान से समझाना चाहूँ, उरूज उसे देख कर रह गई। वो किस तरह भरी महफिल में उसे डिफेंड कर रहा था, किस तरह उसकी गलती अपने सर ले रहा था। और अगर दीन ने मर्द को अफसल कहा है, तो इसीलिए कहा है कि वो जज्बात के वक्त खुद पे कंट्रोल रखे, बातें दरगुजर करे। इससे नहीं कि वो अफसल महलूक अपने पाँव दबाए, हाथ उठाए, खुद को अकल कुल समझे। तुम की सुशी में ज़्यादा घी खाने लगे हो, दो जूते मारूंगी और सारा शौक निकल जाएगा। लाड साहब का मेहता तो चिड़िया जैसा है, शौक बाजुओं वाले। अम्मा के अंदर की माँ जाग गई थी। बात सही अम्मा, जंगली गिद्ध वाले। गूंज की सरगोशी इतनी ऊंची थी कि बशर सुन सकता। मैं जंगली घी ही सही, कम से कम मुझे गोश्त पूरा मिलता है। हाजिर दिमागी में उसका कोई सानी कहाँ था। बड़े भाई से बात कर रही हो गूंज, जरा सी तमीज रखो। अरूज बर्दाश्त नहीं कर पाई। गूंज ने हवनको की तरह सर उठाकर उसे देखा, फिर बशर को। वो उसे ना बोलने की धमकी कर रहा था। आज इस दस्तरखान पर एक न एक जबरदस्त झगड़ा तो होना ही था। बशर शादी करके पछताया। आपा, अगर वो मजाक कर रही है तो उसे इजाज़त होगी ना? आप बहन भाई के मामले में ना आए। अगला झटका गूंज को सेगम की बात पे लगा था। उससे आशा देखा था कि उसका बाप उसकी माँ की हर बात को गलत कहने का आदी था। अगर किसी दिन सही भी होती तो मानने से इनकारी। वो गलत फहमी के दूर करने को बहस समझता था। खाना एक ऑकवर्ड से माहौल में खाया गया। महफिल बरहास हुई तो बशर अपने कमरे में आया, जहाँ उसकी बीवी आईने के सामने बैठी जराना अंदाज में चूड़ियाँ उतार रही थी। बशर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप लेकर वो बेड पर आ बैठा। अरूज के तन बदन में शरारे ठोर गए। मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हो क्या? पहले तुम्हारी माँ मुझे ताने दे रही थी, फिर तुम्हारी बहन मेरी बुराई कर रही थी, उसके बाद वो मेरे शोहर से फ्री होकर मुझे मंजिल से हटाना चाह रही थी। वो तनफन करते हुए उठी और बशर के करीब बेड की तरफ आई। और मेरे शोहर साहब अभी आया कमरे में, फिर लैपटॉप लेकर बैठ गया। मुझे बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? बशर ने उसे पुरसुकून नजरों से देखा। ये सारे का सारा तुम्हारे दिमाग का हन्नास है। सबसे पहले, आइंदा अपनी माँ की बातों में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो तुम्हें सिखा रही हैं ना कि खाने में नमक कम डालो, कपड़े कम साफ करो,
तो घर के कामों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मायके बात ससुराल और ससुराल की बात मायके उड़ाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता। उरूज तो शल ही रह गई। बशर को पता कैसे चला? दूसरी बात, कूंज मेरी बेटियों जैसी है, उसके सामने मैंने तुम्हारा भरम रखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सही समझता हूँ। अपना रवैया दुरुस्त कर लो। वो अम्मा से तुम्हारी बुराई नहीं, मेरे ज्यादा खाने की शिकायत कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने तो उसे सुना भी नहीं। वो हवा हुई। बशर सीधा हो बैठा। इसलिए क्योंकि वो मेरी बहन है, मैं उसको जानता हूँ। वो तुम्हारी बुराई नहीं करेगी। और मेरी अम्मा तुम्हें ताने नहीं दे रही थी, उनका तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। खाने में वाकई मसला था, वही मसला जो तुमने अपनी माँ के कहने पर किया। रोज की गर्दन शर्मिंदगी से झुकने लगी। देखो रोज, यहाँ ताल्लुक नया है, लोग ने हैं। अंदाजे लगाकर दिल में बोगस पाल लूगी, या फिर अपनी माँ के घर से क्लासेस लेकर अपने घर में अमल करोगी तो याद रखना, पास नहीं हो सकोगी। वो नरमी से समझा रहा था। मेरी माँ की इज्जत करो और अपनी माँ को अपने घरेलू मामलात से दूर रखो। ये दोनों चीज़ें तुम्हें मेरे नज़दीक मोहब्बर बना देंगी। जब दुनिया तुम पे बोलेगी, तुम्हारे लिए मैं बोलूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी टेस्टी भी करूँगा। और मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझ लोगी, है ना? बशर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। कूंज मेरी जगह आना चाहती है। उसे तुम्हारी तवज्जो मुझसे ज़्यादा चाहिए। मैं हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बशर का दिल चाहा था अपना सर पीट ले। कूंज मेरी बहन है और तुम मेरी बीवी। ये दोनों एक इंतहाई अलग अलग रिश्ते हैं। मैंने उसे अपने हाथों में पाला है, वो ऐसी नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे भी कि वो ऐसी है तो याद रखना, बशर हाकिम इंसाफ करना जानता है। मैंने अगर आज माँ और तुम्हारे मामले में इंसाफ किया है तो आगे भी करूँगा। बस तुम अब जिम्मेदारी संभालो और दूसरों की बातें सुनना छोड़कर घर में अपना ताल्लुक बनाओ। अब मेरा दिमाग मत चाटो। उसने लैपटॉप एक बार फिर उठा लिया। रूज मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सुनो ना बशर, सुनो, बात तो सुन लो। उसके पैर पे उंगली मारकर अपनी जानी मुतवज्जा कर रही थी। और रोज, तंग मत करो, फिल्म देखने दो। वो बेजार हुआ। मुझसे बड़ी फिल्म कोई और हो सकती है? वो कैसे यकीन से कह रही थी। बशर चल लम्हे उसे देखता रहा, फिर गर्दन झुकाकर हंस पड़ा। उरूज उसके साथ मुस्कुराई थी, लैपटॉप को उससे निकाल कर एक तरफ रखते हुए। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। कुछ देर बाद वो दोनों मदम आवाज में खानदान के किसी मामले को डिस्कस कर रहे थे। बशर की आंखें नींद से भर रही थीं, लेकिन वो सुन रहा था। उसे सुनना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सीनिया अपने बालों में जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी। सुरमई रंग की लंबी कमीज के साथ बड़े बड़े पैंचों वाला सुरमई ट्राउजर और हमरंग दुपट्टा मेज पे धरा था। शहद रंग बालों की अब वो चुटियां गूंद रही थी। उन्हें खोलना उसे बेजारी देता था। शफाफ चेहरे पे एक नजर डालते हुए वो मुस्कुराई, फिर लिप ग्लोस उठाकर होंठों पे बना। बैन कॉलर वाले गले के आखिरी बटन को बंद करते हुए वो नीचे झुकी, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल डाले। उसी लम्हे उसे अपना हाथ चलता हुआ महसूस हुआ। हल्की सी करा के साथ उससे अपनी उंगली देखी। उसकी शादी की अंगूठी ने उसकी उंगली जख्मी कर दी थी। उससे अंगूठी उंगली में जरा आगे खिसकाई, फिर अपने बेड पे बैठ गई। अंगूठी उतारकर बेड की साइड टेबल की दराज में रखी। अब उठ के उसने अपनी उंगली देखी तो दिल धक से रह गया। उसकी उंगली पे जख्म का निशान था, गोल दायरे में बना जख्म, जो चंद पल अपनी जख्मी अंगूठी को देखती रही, फिर यूनिवर्सिटी जाने को उठी। उसी पल बाथरूम के दरवाजे से मनाहिल बाहर आती दिखाई दी। उसके बालों में सीनिया का तौलिया था। ओसीडी की मरीजा के तन बदन में आग लग चुकी थी। मेरी चीजें उठाने की इजाजत तुम्हें किससे दी है मनाहिल? वो धुंधली से उसे देख रही थी। मनाहिल ने बेनियासी से शाने उचकाए। हम दोनों रूममेट हैं, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा? टेक अ चिल पिल। जीनिया का जी चाहा था कि उसे ज़मीन में गाड़ दे, मगर वो आए दिन हॉस्टल में नए नए मसाइल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो खामोशी से शहर की खून पीते बाहर चल गई। यूनिवर्सिटी में आज उसकी लगातार क्लासेस थी। इस वक्त वो अपनी आखिरी और सबसे अहम क्लास में बैठी थी जब मेहदी उसके पीछे वाले नशिस्त पे आकर बैठा। जीनिया उसे बैठते हुए देख चुकी थी, हाँ अलबत्ता जाहिर नहीं किया। सामने खड़े प्रोफेसर कुछ कह रहे थे जब सीनिया की उंगलियां हरकत में आईं। उससे एक पैगाम लिखा और वीडियो नामी नंबर पे भेजा। मेहदी के मोबाइल की मखसूस टोन बजी। उससे एक मासत हुआ नजर अतराफ में डाली और पैगाम पढ़ने लगा। उस रात आपने अपना ज़हनी तवाज़ुन खोकर मुझे एक मैसेज किया था। क्या आप अब भी उस बात पर कायम हैं? मेहदी के जहन में झमक्का सा हुआ। कैसम की राहदारियों में चलते हुए जो मैसेज उससे भेजा था उससे फ़ौरन याद आया। मैं इस खेल को ख़त्म करना चाहता हूँ। हाल में मेहदी गंभीर शायद उस मैसेज के भेजने में पछता रहा था।
उसे वापस कोई पैगाम नहीं भेजा। क्लास खत्म होने की बेल बजी। ये बाद देख रहे तमाम तलबा क्लास से बाहर निकल गए। अब वहाँ कोई था तो मेहदी और अपनी चीज़ें समेटती सीनिया हाकिम। मेहदी अपनी जगह से उठकर आया और उसके सामने वाली सतर में आकर बैठा। वो थका हुआ लगता था। सीनिया के चेहरे के जख्म को देख के उसे बेतरह तासुब हुआ। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे चेहरे पे ये जख्म कैसे लगे? जिस तरह आपने नहीं बताया कि आपके बाजू में 3 गोलियां कैसे लगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे वाकये की नौयत पता होनी चाहिए ताकि मैं फैसला कर सकूं। सीनिया बैठ गई। मेहदी चंद लम्हे उसे देखता रहा। क्या वो इस लड़की पर एतबार कर सकता था? क्या ये इस काबिल थी कि इसको राज सिए जाए? वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। कोई मेरा ताक़ुब करता है। तमाम फैसले हो गए थे। यूनान की सफ़ेद गलियों से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ों तक और पहाड़ों से मेरे कमरे तक, उसे हर जगह एक्सेस है। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन उस रोज़ समंदर पे जब तुमने बिल्कुल मेरी तरह कुछ महसूस किया, तब मैं जान गया कि सिर्फ तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। वो मुझे ज़हनी मरीज़ बना रहा है, वो मुझे खौफज़दा करता है, न मार रहा है न मर रहा है। वो झुके हुए सर के साथ शिकस्तगी से कह रहा था। मैं आज़ादी चाहता हूँ, इस ज़हनी मर्ज से, इस ताक़ुबकार से और उसके दिए ज़ख्मों से। क्या तुम मुझे बचा सकती हो? आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सच बचा सकता है या फिर आपका गिव अप। दोनों में से किसे चुनेंगे? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को मारा है, तकलीफ दी है, जाने या अनजाने में? मैंने आज तक किसी इंसान को जानकर तकलीफ़ नहीं दी। मैंने किसी को अगर अनजाने में भी तकलीफ़ दी है, तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे जान से मारना चाहे। आपको क्यों लगता है वो आपको मारना चाहता है? क्या मालूम वो आपसे कोई राज सेने आया हो या फिर खौफसदा करने? जीनिया ने क्या सकाया। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो मुझे मारेगा नहीं? वो आपको मार सकता है, लेकिन एक वक्त लगेगा। जब उस किले में वो आपके ऊपर गन तान कर खड़ा था, तब किसी किस्म की एक्शन फिल्म नहीं चल रही थी। वो आपको 2 गोलियां मारता और चला जाता। वो बार बार आता है ताकि आपको बता सके कि उसे आपसे कुछ चाहिए। उस रोज़ अगर वो 3 गोलियां बाजू पे मार सकता था तो 2 दिल पे भी मार सकता था। उससे कोई फर्क ना पड़ता। जीनिया सोच सोच कर बोल रही थी। उसने गोली यूं ही नहीं मारी। शायद वो किसी बात से ट्रिगर हुआ था। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मेहदी ने सहन पे जोर दिया। मैं बस अपने कमरे में था और तुमसे बात कर रहा था। मैंने तुम्हारी शादी की बात की। आपने यूएसबी की बात की थी। जीनिया जैसे ही ख्वाब से जागी, मेहंदी की रंगत फुक हुई। उस यूएसबी का यहाँ क्या किस्सा? वो कुछ और मामला है, तुम उस तरफ मत जाओ। मैं उस तरफ ना जाऊं क्योंकि उस तरफ सच्चाई है ना? सॉरी बट नो सॉरी। मैं आपकी मदद तब कर सकती हूँ जब आप अपना पूरा सच लेकर मेरे पास आएंगे। उससे बैग कंधे पे दरुस किया और गोलदारे में लगी निशिस्तों से आगे निकल आई। मेरी यूं ही थका थका सा वहीं बैठा रहा। कल जो आदमी आया था वो तुम्हारा शोहर था ना? जीनिया जाते जाते रुक गई। तुमने कहा था वो अच्छा या बुरा नहीं है, वो बस जल्दी था। इतना जल्दी कि तुम्हें उससे कोई उम्मीद रखने का मौका नहीं मिला। मैं स्पीकर हूँ, लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। उसकी तकलीफ तुम्हें बुरी लग रही थी। उससे शायद तुमसे कोई झूठ बोला था या शायद तुम्हारा दिल तोड़ा था। उससे मुझ पे शक किया था। जीनिया ने उसकी बात को रवानी दी। तुमने उसे फिर भी माफ़ कर दिया, हालांकि तुम उससे मोहब्बत भी नहीं करती। एक लड़की जो अपने शोहर से मोहब्बत भी नहीं करती, लेकिन वो उसे शिकस्ता नहीं देख सकती। ऐसा क्यों? क्या सारी शादियाँ इतनी ही दोगली होती हैं? जिससे लगता है शादियां मोहब्बत की वजह से चलती हैं, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। खाली क्लासरूम में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। शादियां एहसास से चलती हैं। शफकत, नरमी, इंसानियत का एहसास। कई बार मोहब्बत तो शादी के पहले महीने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो शादी सांस देती रहती है क्योंकि उसमें एहसास होता है, एक दूसरे की फिक्र होती है। मोहब्बत एक वक्त बाद शफकत में ढल जाती है। आप अपने पार्टनर के आदी हो जाते हैं, उसे कंफर्ट देते हैं और खुद भी उसी कंफर्ट के सहारे 20-25 साल गुजार देते हैं। मोहब्बत शादी की बुनियाद नहीं है, बस एक हिस्सा है। शादी की बुनियाद एहसास है। वो बोलते हुए रुकी। मेरी के चेहरे को गौर से देखा। जानते हैं, मोहब्बत की असल जगह दिल है, लेकिन हमने उसे सर चढ़ा लिया है। अब अगर अपनी जगह से बेवजह भला मेहनत तरक्की मिलने लगेगी, फिर काम तो खराब होंगे ही। हमने मोहब्बत को सर चढ़ा लिया है, तुम कहना क्या चाहती हो? उससे उलझन हुई। हर दूसरा ड्रामा, फिल्म, शो, इंसान मोहब्बत के बारे में बात करता नजर आएगा। हमने मोहब्बत को ओवर रेटेड कर दिया है।
हाँ ठीक है, दुनिया की बुनियाद मोहब्बत है, लेकिन दुनिया की बका और तरक्की की बुनियाद इत्तेदाल है। जब चीज़ों में, जज्बों में इत्तेदाल नहीं रहेगा, फिर मसाइल पैदा होंगे। आजकल हर लड़की लड़के का मकसद क्या है? एक मोहब्बत करने, सरप्राइज देने और दुनिया उल्टा देने वाला पार्टनर। शादियों की इब्तिदा में बताया जाता है कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, वो अपनी मोहब्बत से तुम्हें बदल देगी। क्या इसके अलावा शादी में कुछ नहीं है? मौजूदा दौर में अगर शादी में अंडरस्टैंडिंग है, तो मोहब्बत एक सानवी चीज़ बन जाती है। शादियां क्यों टूटती हैं? एक और सवाल। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, मुझसे जवाब क्यों पूछाइए? मेरे सवालों के जवाब तुम्हारे पास होते हैं। तुम्हारे नज़दीक शादियां क्यों टूटती हैं? जिन शादियों से एहसास खत्म हो जाता है, वो शादियां सड़ जाती हैं और फिर जल्द खत्म हो जाती हैं। जब शोहर हर बात पे बीवी पे चीखता चिल्लाता है, खाने में नमक मिर्च ज़्यादा होने पे सलील करता है, या फिर बाहर आने जाने पे पाबंदी लगाता है, तब बीवी को लगता है कि शोहर के दिल से मोहब्बत खत्म हो गई है। हालांकि उसके दिल से शफकत, नरमी, इंसानियत खत्म हो गई होती है। बीवी के बदजुबानी, इग्नोरेंस, नाफरमानी, ये शोहर को लगता है अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि अब मोहब्बत नहीं रही। हालांकि शादी से अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। फिर शादियों को चलाने के लिए क्या किया जाए? थका थका इस वसाई क्या क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मेरी शादी को 25 साल गुजर जाने का इंतज़ार, फिर मैं आपको कोई माकूल जवाब दे सकूंगी। मेरी मुस्कुराया, सीनिया भी सरा सरा सा मुस्कुराई। कॉफ़ी पिए साथ? मेरी की पेशकश फिर की। अभी मैं आपके साथ इतनी फ्री नहीं हुई। मेरी जोर से हंसा। मैं आज अपने शौहर के साथ कॉफ़ी पीने जाऊंगी, वो कहते हुए आगे बढ़ गई। मेरी उसे जाते हुए देखता रहा। गवादर की नम हवाएं आज अजीब सौगारियत लिए हुए थीं। इन नम हवाओं को छूकर, ठंडी धूप से बदन सेक कर हाकिम नवाब के घर में आओ, तो आज हाकिम नवाब ने घर पे सर पे उठाया हुआ था। उन्होंने अपनी बीवी को एक रसीद थमाई थी, जो कि अब उनको नहीं मिल रही थी। हाकिम नवाब मुकम्मल गुस्से में आ चुके थे, अपनी बीवी और बेटियों की शान में गालियां बकते हुए। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि गालियों की नौयत क्या है। वो अपनी ही बेटियों को किन किन अलक़ाबात से नवाज रहे थे। क्या उनकी ज़ुबान ये इजाज़त दे रही है? क्या दिल मलम्मत नहीं कर रहा? जामनी अलमारियों वाले कमरे में कूंज कॉलेज की वर्दी में मलबूस फर्श पे बैठी थी। स्याह बाल चुटिया से निकलकर चेहरे पे फिसल रहे थे। मुड़ी हुई पलकों वाली आंखें किसी गैर मुराई नुक्ते पे जमी थी। हर गाली पे वो आसपास देखने लगती। कहीं बशर की बीवी तो नहीं सुन रही, कहीं मोहल्ले से तो कोई ना आ जाए, कहीं साथ वाले घर आवाज़ सा चली जाए। उसी लम्हे उसकी गोद में पड़ा मोबाइल थरथराया। शायद सीनिया हो। एक आस के तहत उससे मोबाइल उठाकर देखा। ये वही लड़का था जिससे उसे कुछ रोज़ कबल मैसेज किया था। वो आज एक बार फिर मैसेज कर रहा था। इस बार वॉइस नोट भेजा था। कोच ने मुर्दा बेतासुर आंखों से मैसेज देखा। अब्बा की गालियां यहाँ तक सुनाई देती थीं। लानत हो तुम पे, लानत हो तुम्हारे सारे खानदान पे। पता नहीं कौन सा गुनाह किया है जो तुम गले पड़ गई हो। मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। खुदा तुम्हें पूछेगा मालून औरत। उससे अपना कॉलेज बैग करीब खिसका लिया। मोबाइल पे गाड़ी हुई नजरें और बेतासुर मशीनी अंदाज में बैग के खाने टटोलता उसका हाथ। उसके चेहरे पे इस वक्त किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। थोड़ी सी जदोजहद के बाद बिलाहिर उससे खींचकर सफ़ेद तार वाले हैंड फ्री बाहर निकाले। इस छीना झपटी में एक कान का हैंड फ्री तार से जुदा हो चुका था। उससे मोबाइल में हैंड फ्री कुछ सड़े चैट खोली और नए आने वाले 1 मिनट के वॉइस नोट पे प्ले का बटन दबाया। मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि अब इनको ना देख सका तो शायद मुश्किल हो जाए। क्या कभी किसी ने तुम्हें वाकई नहीं बताया कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है? वो इतना खूबसूरत, इतना ठहर ठहर के बोलता था कि उसे सुना जाए, बस उसी को सुना जाए। वॉइस नोट खत्म हो गया, लेकिन अब्बा की आवाज़ें नहीं। सारी जिंदगी मैं तुमसे कोई फैज नहीं पा सका। गाली गाली गाली। सारी जिंदगी तुम मेरे सर पे अजाब की तरह मुसल्लत रही। तुम एक बहुत जो घटिया औरत हो तुम। तुम्हारे माँ बाप घटिया हैं, तुम्हारे घर वाले घटिया हैं। क्या वाकई वो सारी जिंदगी को फैस नहीं उठा सका? वो गर्मी में झुलस कर बनाए के खाने, वो बीमारी के वक्त का ख्याल, वो हिदमत, वो रातों को पाँव दबाना, वो गुर्बत और हर किस्म की मुआशी तंगी में साथ देना, वो सब क्या था? अट टूटे हैंड फ्री को कानों में लगाए, सर को बेड पे गिराए। उसकी आंखों से आंसू रवाना हो चुके थे। कोई इतना मर्द इतना बदसूरत कैसे बोल सकता है? कोई बाप इतना गैर कैसे हो सकता है? उसके दिल पे अपने बाप के खिलाफ गिराएं लगने लगी।
उसने नींद मुर्दा होती आंखें हल्की सी खोल ली। अब्बा का शोर, अब्बा की गालियाँ उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसने मोबाइल हाथों में उठा लिया और एक मैसेज टाइप किया। बोलते रहो, यूं ही अच्छा अच्छा बोलते रहो प्लीज़। मैसेज सफ़र करता मतलूबा शख्स तक पहुंचा। फ़ौरन नीले टिक लगे। ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हुई और फिर धड़ाधड़ कई सारे वॉइस नोट आने की उम्मीद सुनाई देने लगी। टूडे एंट्री एक बार फिर आवाज़ सुना रहे थे। आंखों से बह चुके काजल वाली लड़की बस उसे सुन रही थी। जैसी तुम बेहया हो, तुमने अपनी औलाद की तरबियत ही वैसी ही की होगी। जैसे तुमने मुझे जिज किया है, उसी तरह तुम्हारी औलाद अपने शोहरों को जिज करेगी। तुम्हारी बेटियां तलाक लेकर आएंगी। मेरी बेटियां आपकी भी बेटियां हैं। अगर मेरी तरबियत गंदी थी तो शायद आपका अच्छा खून असर दिखा जाए। उसकी माँ शायद मज़ीद भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ अब्बा की गालियों की आवाज़ नहीं आती थी, अब मारने की आवाज़ भी आई थी। उसका बाप उसकी माँ को मार रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी। तुम इतनी मासूम हो, इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे साथ सारी जिंदगी इतनी खूबसूरत गुजर सकती है, जैसे जन्नत में गुजरे चंद दिन। क्या ये राब्ता हमेशा रहेगा? मैं यूं ही बगैर किसी जवाब की तवक्का किए बोलता रहूंगा। तुम्हें पसंद है ना मुझे सुनना? तुम यकीन करो, तुम तारीफों के लिए बनी हो, प्रस्तिश के लिए भेजी गई हो। आवाज़ बंद हो गई तो बाहर की आवाज़ें एक बार फिर उसके सर पर लगने लगी। उन आवाज़ों से पीछा छुड़वाना चाहती थी, उनसे दूर कहीं बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ें थी कि जान नहीं छोड़ती थी। उसकी आंखों के आगे फूले फटके मंजर बिखरने लगे। माजी टुकड़ों में एक पजल की तरह बिखर रहा था। वो अब्बा के दोस्त के घर किसी दावत में शिरकत करने आई थी। जीनिया और अम्मा भी उसके साथ थी। मेज़बान घर नहीं, एक कुंबा था। ढेर सारी औरतें उनके गिर्द बैठी थीं। हर एक की आंख का मरकज़ जीनिया हाकिम थी। उसकी खुद इत्मीदी, उसका लोगों की आंखों में आंखें डाल कर बात करना, शफाफ रंगत और साहिर आंखें, वो सारे में छाई हुई थी। कोई कूच की जानिब नहीं देख रहा था। तारीफ़ों में जीनिया थी, सताइश की वो हकदार थी, तौसीफ़ी कलामात उसकी शान में कहे जाने थे। वो मुंतज़िर रही थी कि कोई उसकी आंखों की तारीफ़ कर दे, कोई उसके बालों, उसकी मासूम मुस्कुराहट की तारीफ़ कर दे, उसे भी सताइश से देखे। हर इंसान को तारीफ़ पसंद होती है। उससे अपनी बहन से हसद जलन नहीं था। हाँ, ये वो दौर था जब गूंज ने जीनिया का लेसर वर्जन बनने का सोच लिया था। वो पिछले कई सालों से वो अमल करती आ रही थी, लेकिन ज़मीन साधु ने आसमान कहाँ देखा है। वॉइस नोट एक बार फिर आ चुके थे। वो लड़का जो कोई भी था, उसे बस खून से बात करनी थी। उसे बस मज़ीद उस चेहरे को देखना था। बाहर लड़ने झगड़ने की आवाज़ें अब भी आती थीं। बशीर घर आ चुका था और अब वो अब्बा से झगड़ रहा था। गूंज उसे भी नहीं सुनना चाहती थी। वो थक चुकी थी। उसने एक बार फिर वॉइस नोट पे प्ले का बटन दबा दिया। एक महवर, दिल को छू लेने वाली आवाज़ एक बार फिर उसकी समातों का हिस्सा बनने लगी। क्या मैं तुम्हें रोज़ कॉल कर लिया करूं? क्या ये ठीक है? कुछ बोलो, कम से कम कुछ लिख ही दो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। मैं अब तक तुम्हारी आंखों के सहर से नहीं निकल सका। क्या किसी ने तुम्हें ये क्या हालत बना रखी है? आवाज़ सूर की मानिंद उसके कान में चुभी। गूंज हाकिम जहाँ थी वहीं थम गई। दरवाजे की चौखट पे सेकंड मीर खड़ा था। उसकी आंखें फिक्रमंद थीं, अंदाज चौकन्ना। झगड़े की वजह से उरूज ने अपनी माँ और भाई को बुलवा लिया था। घर वाले अब बैठक में थे जब सेगम नजर बचाकर यह जहाँ चला आया। तुम ठीक हो ना? क्या मामू ने तुम्हें मारा है? वो कितनी मोहब्बत, कितनी नरमी से पूछ रहा था। गूंज ने नफ़ी में सही लाया। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ उसका चेहरा गीला है। मोबाइल अब भी उसकी गोद में था। स्क्रीन फूट चुकी थी। गूंज, क्या तुम वाकई ठीक हो? देखो, मुझे फिक्र हो रही है। मामू ने तुम्हें मारा तो नहीं? उसकी आंखें मज़ीद रवानी से बहने लगी। अब के सेगम आगे बढ़ाया, फर्श पे पड़ा उसका बैग उठाया, मोबाइल और बाकी चीज़ें उठाकर बैग में ठूस दी। फर्श की नज़र हुआ, उसका दुपट्टा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे गूंज ने कंधों पे फैला दिया। 17 साल ज़िंदगी में आज उससे पहली बार बशर के अलावा किसी मर्द को नर्म होते देखा था। वो पंजों के बल उसके करीब बैठ गया। हर घर में मसाइल होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन उनको दिल पे मत लिया करो। तुम बहुत कीमती हो, यूं खुद को बेकदर मत किया करो। वो गीली आंखों से उसे देखती रही। उसे खुद से शर्म आई। वो किस्सा एक गैर अनजान मर्द की बातें सुन रही थी। वो कितनी बुरी थी, कितनी स्याह थी। मैं अंदर कमरे में हूँ, अपना ख्याल रखना प्लीज़। वो उसके पास से उठा, उसका बैग उठाकर पलंग पे रखा। दरवाजे तक जाते जाते वो उसे नर्म नसों से देखता रहा। चौखट पे वो रुक गया, कदरे शोक अंदाज से उसे देखा। तुम यहाँ से उठोगी नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगा।
और अगर वर्षण ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा हशर नशर बिगाड़ देगा। उठ जाओ प्लीज़। गूंज नम आंखों से खिलखिलाकर हंसी। वो चंद लम्हे उसे हंसते हुए देखता रहा, फिर मुड़ गया। गूंज अपनी जगह से उठी, बाल हाथों से पीछे किए, आंखें रगड़कर साफ की और बैग से अपना मोबाइल बाहर निकाला। वो ब्लॉक का बटन दबा रही थी। दूर कहीं उसके अंदर पछतावे के साथ एक ख्वाहिश भी थी कि अगर उसे माजी में अपने घर से तारीफ, हौसला अफजाई, तोसीफ़ी भी कलामात मिले होते तो आज वो ऐसी ना होती। इंसान का हर रिएक्शन उसके माजी में हुए वाक़े का रिएक्शन होता है। रंगीन दीवारों वाला कैफ़े आज एक बार फिर मुलाकातियों के आने का शर्फ हासिल कर चुका था। पर आज कदरे बेहतर था। सीनिया से चंद हल्की फुल्की बातें करने के बाद वो अब उसके ज़ख्म के मुतालिक विस्तार कर रहा था। आई एम सॉरी, कल मैं परेशानी में पूछना भूल गया, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ हादसे ही, बस छोटा सा हादसा था। आप बताएं, कहीं खाना खाने चले? वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होना चाहती थी। खाने की बात पे बलाज की आंखों की चोट बुझ सी गई। उसने नामहसूस अंदाज में अपनी जेबें थपथपाई। सीनिया गौर से उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। कल चले, आज मेरा मूड नहीं है। उसकी आवाज़ हल्की थी। सीनिया पुरतकल्लुफ़ सा मुस्कुराई। ऐसा करते हैं, कल मैं आपको अपने हाथ से कुछ बना कर खिलाऊंगी। आप बताएं, आपको क्या पसंद है? वो आगे होकर बैठी, चेहरा पुरजोश था। अपने अपने शौहर का भरम वो रख चुकी थी। मुझे मटन कढ़ाई बहुत पसंद है। बीफ कोफ्ते और मटन कोरमा तो मेरा फेवरेट है। तुम बताओ, तुम कल क्या बना रही हो? वो भी एकदम पुरजोश हो गया था। सीने ने बेबसी से उसे देखा। आपको चिकन पसंद नहीं है क्या? चिकन में क्या रखा है? न मज़ा, न ताकत, न जान। मर्द बीफ और मटन से नीचे बात नहीं करते। पलाज बदमज़ा हुआ। और मुझे चिकन के अलावा कुछ पसंद नहीं। जब ही तो ये हालत है। पलाज डूबो बोला। देखो खुद को, वज़न कितना कम कर लिया है। सारा वक्त पढ़ाई, ये टेंशन, फिर खाने में ये चिकन, और सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे। ये हालत तो होनी है। अब फिक्र न करो, मेरे हाथ आ गई हो, अच्छा खासा खिला पिलाकर तुम्हारा वज़न बढ़ा दूंगा। ऐसी भी बात नहीं, अच्छा खासा वजन है मेरा। आप मर्दों को बस बीफ और मटन के शौक में कुछ नहीं दिखता। अच्छा ये बताएं, कल कौरमा बनाऊं या फिर कोफ्ते? पलाज आगे को हुआ, मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। जो तुम मेरे साथ खाना पसंद करो, चाहे फिर वो बेजान मुर्गी ही क्यों ना हो। वो मुस्कुराया तो सीनिया उसके साथ मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो जैनी, बात मान जाती हो। बचपन में ऐसी नहीं थी तुम, अल्लाह माफ़ करे। गांव के लड़कों को भी मार दी थी, और बेचारा बशर इल्ज़ाम अपने सर ले लेता था। आप कौन सा कम थे? मुझे याद है, राजा चचा का बेटा आपसे झगड़ कर गया था। आपने उसे ट्यूबवेल में कितनी डुबकियां दिलवाई। बहुत जालिम थे आप। शर्म करो, वो लड़कों का ट्यूबवेल था, तुम वहां से भी बाज नहीं आई। बलाश ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। लड़कों को ट्यूबवेल फसल के पानी के लिए दिया गया था, अपने जाति झगड़े में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वो भी बलाज की ढीठ थी। बलाज के होंठों से आज मुस्कुराहट जुदा ना होती थी। तुम्हें बचपन कितने अच्छे से याद है। मैं काफ़ी बातें भूल गया हूँ। मैं एकदम वो बोलते बोलते रुका। आंखों में पहले हैरत, फिर शौक, फिर बेचैनी और फिर जख्मीपन उतरा। चंद लम्हों में उसकी आंखों ने जज्बात के मुख्तलिफ समंदर अबूर किए। सीनियर जो मुस्कुराकर तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, उसके खामोश होने पर टटकी, फिर उससे बलाज की नसों के ताकों में देखा। वो उसकी खाली उंगली को देख रहा था। तुम्हें बचपन बहुत अच्छे से याद है, सही कहती हूँ। यानी फिर बचपन में जुड़े रिश्ते भी याद होंगे, है ना? जीनिया ने हाथ की मुट्ठी भींच ली। तुम उसे भूलती क्यों नहीं हो जीनिया? ना तुमने उसे देखा ना सुना, और एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए बोलता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ। क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ कि तुम मुझे यूं धोखा दो? आपने क्यों अब्दुल्ला को अपने हवासों पे सवार कर लिया है? क्योंकि तुमने उसे अपने दिल पे सवार कर लिया है। जीनिया के दिल में फांस सी चुभी, आंखें जख्मी हुई। वो सिर्फ एक अंगूठी थी बलाज। वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, वो कमिटमेंट थी। एकदम वो मेज में हाथ मारकर चीख कर बोला तो सीनिया ठहर सी गई। आसपास लोगों ने मुड़कर देखा। लेकिन तुम्हें क्या मालूम अंगूठी क्या होती है? तुम्हारी उंगली तो 23 साल एक रिश्ते के बावजूद खाली रही है। तुम्हें क्या मालूम कमिटमेंट क्या है? तुम्हें तो फोन कॉल करने पर भी रद्द कर दिया जाता है। अब के सीनिया की आंखें शौक से फैली। वो कैसे जानता था? उसकी आंखें खीली होने लगी, लब हल्के से वार रह गए। वो बस एक अंगूठी थी। सीनिया की आवाज़ कहीं दूर से आती थी, आंखें शौकी, चेहरा सफ़ेद। मेरे हाथ में चुभ रही थी। मुझे आदत नहीं है। मैं वो हल्के से कांपते लहजे में सफाई दे रही थी। लोग उनकी जानिब मुतवज्जा थे। वो किसी को नहीं देख रहा था। वो मेरी तस्दीक करे, तस्लील नहीं। जाहिर है चुभेगी ही। तुम तो आदी हो ना मंगनी के बावजूद खाली उंगली की। तुम तो आदी हो जिल्लत की।
सीनिया का चेहरा अब के सुर्ख हुआ था। उसे दांत पर दांत जमा कर सबर किया। तुम एक रद्द की हुई औरत हो। कई साल एक बेजोड़, बेनाम और बेजेवर रिश्ते में रहने वाली हो लोग। कमिटमेंट, रिश्ता, कैद, ये सब तुम्हें कैसे समझ आएगा? तुम्हें किसी का हक जताना, किसी का पोजेसिव होना, अपने नाम के साथ एक महफूज नाम जोड़ा जाना कैसे समझ आएगा? तुम तो वही हो ना जिससे अब्दुल्ला के लिए 23 साल खानदान की बातें सुनी, इंतजार किया और फिर नामुराद हुई। वो मेरी तहसीह करे, तस्लील नहीं। बलाज आगे को हुआ, उसकी आंखों में देखा। वो किनारों से हिली थी, सुर्ख और कर्जदा भी। तुम अब तक अपने अब्दुल्ला फेज से बाहर नहीं आई ना। तुम अब तक खुद को एक आज़ाद औरत समझती हो। तुम्हें मोहब्बत और शादी की मनपसंद कैद समझ नहीं आती। तुम ऐसी क्यों हो जीनिया? जीनिया को उसकी आंखों में ऐसे हकारत नजर आई जैसे किसी कोठे वाली के लिए भी ना होती हूँ। जीनिया ने सारे के सारे आंसू अंदर उतारे। आंखें एक बार फिर मलके पद की आंखें हुई। ना तुम मुझे खरीद कर लाए हो, ना मैं तुम्हारी जेर खरीद गुलाम हूँ, और ना ही तुम वो शोहर हो जिसके लिए मैंने ख्वाब देखे हूँ। हम दोनों की शादी मुआहिदा है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ है, भूलना मत। वो उंगली उठाकर फोन कर रही थी। लहजा बुलंद था मगर हल्का भी नहीं था। वट्टे सट्टे की शादियों में जो कुछ होता है उससे तुम भी वाकिफ हो और मैं भी। इससे बिलाज यूसुफ मीर। वो दोनों हाथ मेज पे रखे आगे को झुकी। मेरे साथ तमीज से पेश आओ, मुझे ताने मत दो और मेरी इज्जत करो, वरना मेरी एक फोन कॉल 3 दिन घर बर्बाद करेगी, और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो, डरा रही हो मुझे। उसने बाजू सीने पे बांधे धुंधे हिस्से पूछा। आसपास से बेनियाज वो बुदू थे। जो तुम समझो। मोहिदी की शादी में डर भी रखो, खौफजदा भी रहो, पाबंद भी और तमीज़दार भी, वरना अगर यही अमल वहाँ कवातर में दोहराया गया तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। कहते हुए उससे झपट कर बैग उठाया। एक सख्त चिताती नजर बलाज पे डाली और कैफे से बाहर निकल गई। बलाज चाहे जो मर्जी कर लेता, हकीकत यही थी कि इस एक शादी से कई और ताल्लुक जुड़े थे जिनको तोड़ना फिलहाल उसकी जरूरत ना थी। सुर्ख बस में सवार और अफसरदगी से खिड़की से माथा टिकाए हुई थी। रोशनियां, खाने की खुशबू, कॉफ़ी शॉप्स और सड़क के अतराफ में चलते फिरते लोग आज भी पहले जैसे थे। अगर कुछ बदला था तो जीनिया हाकिम का चेहरा। वो बलात से मिलने खुशी खुशी गई थी। वापसी वैसी नहीं थी जैसी उससे चाहिए थी। कई बार इंसान अपनी बनाई फैंटेसी में इतना आगे चला जाता है कि हकीकत उससे गैर हकीकी लगने लग जाती है। चलती बस एक जगह रुक गई थी। सामने सड़क पे किसी अमीर सादे की लंबी गाड़ी खराब खड़ी थी। कंडक्टर अब उसे बड़ी शान से अपनी बस में बैठा रहा था। जीनिया यूं ही माथा शीर्षे से टिकाए बैठी रही। अमीर सादे के आने से बस में दबा दबा जोश बढ़ गया था। आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। वो बेहिस बैठी रही। उसके पास उस स्पीकर से ज़्यादा बड़े मसाइल थे। चंद लम्हे बाद उसे अपने करीब हरकत महसूस हुई। किसी ने 2 सीटों के दरमियान एक बैग रखा था ताकि फासला हो सके। उसके आने से उसकी महंगी खुशबू फैल गई। सरकार, शीशा लग जाएगा। वो सब सांकों वाले मर्द की हल्की आवाज़ पे भी ना मुड़ी। बस यूं ही बेहिस्सो हरकत शीशे पे माथा गिराए सीट पे आगे को ही बैठी रही। जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम एक हलाल डेट पे गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि यूं हराम शक्ल बनाए बैठी हो? वो अपने मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए पूछ रहा था। एक दुनिया थी जिसे मेहदी गंभीर को जानना था, सुनना था, उसके मसाइल हल करने थे, अपने मसाइल उसे सुनाने थे। मगर वो यहाँ इस बस में बैठा उसके मसला जानना चाहता था, जो सीधे मुंह जवाब भी नहीं देती थी। बेचारे मर्द। झगड़ा हुआ है। वजह क्या थी? दूसरी औरत, उसकी कंजूसी, या फिर तुम्हारा ढीठपन? उससे एक बार फिर कुरेदा। शक करता है मुझ पे। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की, दूर कहीं कर्ब सदा भी। उसे लगता है मैं आज भी अपने माजी को याद रखे हुए हूँ। हालांकि मैं माजी भुला नहीं सकी तो उस पर बेहिस ज़रूर हो चुकी हूँ। सीनिया हाकिम वो लड़की नहीं थी जो यूं बस में बैठे अपना हाल सुना दे, लेकिन इस वक्त उसके जिस्म, दिमाग और दिल पे बहुत बोझ था। वो उससे छुटकारा चाहती थी। इंसान कई दफ़ा अपनी पर्सनैलिटी के बरक्स भी काम कर लिया करते हैं। मैं अपने हर अमल से उसको खुश करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरा माजी नहीं भूलता। मैं चाहती हूँ भूल जाए, मैं भी भूल जाऊँ, मेरा और मेरा शोहर का ताल्लुक बच जाए, बाकी सब ख़त्म हो जाए। वो गोया अपने आप से कह रही थी। तुम्हारी कोशिश गलत है। तुम माजी को अपनी जिंदगी से निकालने में हलकान हुई जा रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि तुम आज भी उससे निकल नहीं सकी। कोई इंसान नहीं निकल सकता।
सीने थकन से आंखें बंद कर ली। वो इतना सच क्यों बोलता था? काश कोई उसका मुंह बंद करवा दे। तुम्हें आज भी अपना माजी याद है? मुझे वो शख्स अस्सबर है। वो बड़बड़ाई। आवाज़ मेहंदी के कानों तक नहीं गई। तुम गिल्टी हो जीनिया। तुम कोशिश कर रही हो कि अपने शोहर के सामने नॉर्मल रह सको, माजी से बहुत दूर। तुम अपने ताल्लुक में कोशिश कर रही हो, लेकिन गलत। इंसान और उसका माजी हमेशा साथ रहते हैं। अल्फाज इस्लामाबाद की हवाओं में अमर हो गए। टेक इट इजी। तुम माजी को खुरच नहीं सकती। शादी में अगर तुम्हें माजी याद आता भी है तो इसमें गिल्टी होने की जरूरत नहीं। सोचो पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। मेरा भी नहीं है। वो खिड़की पे माथा टिकाए सिरे लब बोली। उसकी आवाज़ जुकाम सदा थी। सीनिया हकीम हर्ट हुई थी, हद से ज़्यादा हर्ट। क्या तुम माजी में वापस जाना चाहती हो या अपने हाल में खुश हो? मैं बलाज के साथ खुश रहना चाहती हूँ। वापसी के ख्याल को मेरे दिल ने हमेशा रद्द किया है। अब कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह न्यूज़ टाइप कर रहा था। उसके चेहरे पे स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी। बस में चलती सुर्ख बत्ती और स्क्रीन की रोशनी मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। तुम्हारी लॉयल्टी यहीं से साबित हो जाती है। अब खुद को मजीद मत थकाओ। तुम गलत नहीं हो। बुरा माजी खुशहाल मुस्तकबिल की राह में जरूर आता है। टॉक्सिक एक्स जीनिया खामोश हो गई, जैसे सारे जवाब मिल गए हों। मेरी भी चंद पल खामोश रहा। फिर उसकी आवाज़ उभरी। तुम्हारे किस अमल ने उसे ट्रिगर किया? सीनिया ने खामोशी से अपना हाथ उसके आगे किया। रिंग फिंगर पे जख्म था। गोल दायरे में बना जख्म। खाल उधड़ चुकी थी। मैंने उसकी दी हुई अंगूठी उतार दी। ये तो फिर वाकई गलत किया, लेकिन उसने तुमसे ज्यादा गलत किया। उसे तहसीह करनी चाहिए थी, तजलील नहीं। जीनिया ने झटके से गर्दन मोड़कर अपने सामने बैठे आदमी को देखा। वो उसे नहीं देख रहा था। जीनिया को लगा वो शख्स शायद उसे अंदर तक जान गया था। कई लम्हे वो सांस लिए बगैर उसे देखी गई। उसे इस शख्स से खौफ आया था। शादी के शुरुआती दिनों में, चाहे शादी के 10 साल बाद तक, मर्द अपने दिए तोहफात के मामले में पोजेसिव होता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी बीवी उसके तोहफ़ की नाकदरी करे, क्योंकि तुमने नहीं की। लेकिन मैंने कहा ना, माजी कई बार खुशहाल मुस्तकबिल की राह में आ जाता है। कुछ चीज़ें तुम बदल लो, कुछ वो अच्छी कट जाएगी। सादा, मुखलिस और नर्म लहजा। मैं हर बार उसकी बर्दाश्त करती रहूंगी तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी और ताल्लुक खराब होगा। तुम उसकी ना मानकर भी ताल्लुक खराब करोगी। गुस्से में, जिद में नुकसान बस ताल्लुक का होता है। उसे समझाओ तसल्ली से, नरमी से। शादी के शुरू में एक दूसरे को वक्त दो, फासले नहीं। जीने ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अगले इंसान को तब तक सुन सकती थी जब तक वो उसके हक में बोले। सच कड़वा होता है और उससे कड़वाहट पसंद नहीं थी। बस अगले स्टॉप पे आकर रुकी। मेहदी उसे देखे बगैर उतर गया। आधी से ज़्यादा बस खाली हो चुकी तो सीनिया भी बैग कंधे पे डाले थके थके अंदाज से बाहर आई। हॉस्टल की गली आज खाली थी। ना जाने मेहदी भी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। वो उसके साथ जा सकता था, लेकिन वो ना को समझता था। हॉस्टल आकर वो सीधा अपने कमरे में आई थी। बैग उतारकर फर्श पर फेंका। उसी लम्हे मोबाइल बजने लगा। उसकी रूममेट जरा फांसी पर खड़ी टिकटॉक बना रही थी। सीनिया ने मोबाइल कान से लगाया। कूंज, फिलहाल बात नहीं कर सकती मैं। उससे पहला जुमला यही कहा था। आगे से शायद परेशानी से कुछ सवाल किया गया। कुछ नहीं हुआ, बस बलाज और मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया है। नहीं, अम्मा को मत बताओ, मैं देख लूँगी। हाँ, अब फ़ोन रखो। बेजारी से कहते हुए उससे कॉल काटी। कुछ देर यूं ही पड़े रहने के बाद वो उठ बैठी। तराश से हुई सोने की अंगूठी बाहर निकाली। फिर अपना हाथ देखा। लंबी सफ़ेद उंगलियां, लंबे नाखून और नीला नेल पेंट। चंद लम्हे वो यूं ही अपने खाली हाथ को देखती रही। फिर उससे अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। ज़रा सी जद्दोजहद, ज़रा सी तकलीफ, लेकिन कमिटमेंट बाज दफ़ा तकलीफ होती है। उससे मान लिया था। उससे अपना हाथ बुलंद करके देखा। कई लम्हे खाली खाली नजरों से वो अपनी उंगली को देखती रही। फिर अपना मोबाइल उठाकर एक तस्वीर उतारी और अब ये उसके हाथ तेज तेज मोबाइल पे उंगलियां चला रहे थे। व्हाट्सएप स्टेटस पे अब उसकी अंगूठी वाला हाथ था। कई बार कमिटमेंट तकलीफ होती है, लेकिन इंसान उनका आदी बन जाता है अगर वो चाहे। उससे खुद को एक बार फिर पलंग पे गिरा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे कोई लड़की बुलाने आई थी। बाहर उससे कोई मिलने आया था। सीनिया हैरत से बाहर आई। हॉस्टल की गेट से जरा फासले पर उसे हैरत के शदीद झटके लगे। बलाज गेट के बाहर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। सीनिया को देख कर रुका। रंगत जरा सी बहाल हुई। वो बेचैनी से आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें कैफे के बाहर ढूंढ रहा था जैनी। तुम कहाँ चली गई थी? मैं 2 घंटे
सिर्फ पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो फिक्रमंदी से कह रहा था। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में उससे सीनिया का बेतासुर चेहरा देखा, फिर धीरे से पहलू में गिरा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हें मेरे लिए तकालीफ झेलने नहीं दूंगा। कमिटमेंट ये अंगूठी नहीं, तुम्हारा साथ है। आई एम सॉरी सैनी। वो काफ़ी पेशेमान था। उसे एक हाथ से अपनी उंगली में पहनी और फिर सीनिया की उंगली में पहना दी। वो जख्मी कर देने वाली अंगूठी अब हाथ से उतर चुकी थी। ये अंगूठी खुली थी, आज़ाद और बस आज़ाद। मैं कुछ परेशान हूँ सैनी। बस मेरी कुछ बातें नज़रअंदाज कर दिया करो या फिर मेरी इस्लाह कर दिया करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी कीमत पे नहीं। तुम अब ठीक हो ना? वो कहते कहते रुका। मुझ सब सी नजरें उठाकर उसे देखा। सीनिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर मुस्कुराहट दबाए अपना हाथ उसके सामने किया। अंगूठी इतनी खुली थी कि उंगली से निकल जाने की खतरा था। पलाश ने बेबसी से उसे देखा। मैं इस वक्त इतना कंगाल हूँ कि नई रिंग भी नहीं दिला सकता। उससे सीनिया का हाथ अपने हाथ में लिया। अंगूठी वाकई खुली थी, बेहद खुली। ये तो वाकई मसला हो गया है। वो फिक्रमंद हुआ। सीनिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़वाया, फिर गले में पहनी चेन उतारी। अंगूठी चेन के अंदर डालकर अब वो चेन गले में पहन रही थी। पलाश हंसते हुए उसे देखता रहा। अंगूठी अब चेन में लिपटी उससे गले में चमक रही थी। मसाइल से पहले मेरे पास हल आते हैं, वो मुस्कुराकर जता रही थी। पलाश जोर से हंसा। वो वाकई महसूस हुआ था। चंद पल वो यूं ही खड़ा रहा, फिर सीनिया ने उसे जाने को कहा। कुछ लम्हे बाद वो पलट रहा था। सीनिया मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला रही थी। अंगूठी अब भी गले में पड़ी चेन में धमक रही थी। हॉस्टल वापस आने पे उससे एक बार फिर कोफ्त हुई। लड़कियों का टोला यहाँ से वहाँ घूम रहा था। कुछ महफिल लगाई बैठी थी, कुछ साथ बैठी कोई फिल्म देख रही थी। हॉस्टल हर वक्त भरा भरा रहता था। यहाँ प्राइवेसी बहुत कम थी, ये बस अपने कमरे तक महदूद थी। वो सीढ़ियों की मदद लेती ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसे किसी ने पुकारा। तुम्हारी और तुम्हारे शोहर की सुलह हो गई क्या? सीनिया करंट खाकर मुड़ी। उसकी रूममेट सवाल करने वाली लड़की के हक में खड़ी थी। तमाम लड़कियां उसी की तरफ मुतवज्जा थीं। तमाशा किसे पसंद नहीं होता। देखो जीनिया, शादी की शुरुआत में मसाइल तो होते ही हैं। टू बी ऑनेस्ट, तुम हमारी दोस्त हो, इससे सब्र और तहम्मुल से काम लेना सीखो। उसे पुकारने वाली लड़की माम अब भी मसूई फिक्रमंदी से कह रही थी। जीनिया का चेहरा सुर्ख होने लगा। उसे अपने मसाइल का इश्तिहार लगाया जाना हरगिज़ पसंद नहीं था, और इस वक्त वो मौजूए महफिल थी। उससे आसपास देखा दौड़ाई। शेजल हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का मग लिए खड़ी थी। आंखें महसूस कुन अंदाज में फैली हुई थी, जैसे कह रही हो, लड़ो सीनिया हाकिम। मुझे मेरे पर्सनल से दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। बस इतना, सिर्फ इतना कहा था उससे, और फिर वो वापस मुड़ गई। और हॉल में खड़ी सारी की सारी लड़कियों के चेहरे पे जो मायूसी आ गई थी, उसकी फिर क्या ही कहने। यहाँ खड़ी हर लड़की अब एक झगड़े के लिए तैयार थी, लेकिन सीनिया हाकिम इस वक्त कोई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई, कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। बंद दरवाजे के पार अब उसके चेहरा मुख्तलिफ था। आंखें खून छलका रही थीं। उससे उसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। उसे ज़ोर ज़ोर से चीखना था। वो जब तक चीखेगी नहीं, उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा। बाथरूम की तरफ जाते हुए उसे जबड़े भींच रखे थे। अंदर आकर उसे दरवाज़ा बंद किया, शॉवर खोल दिया, वॉश बेसिन का नल खोला और बाकी भी सारे नल खोल दिए। चंद लम्हे वो यूं ही वॉश बेसिन पे झुकी रही और फिर इतनी ज़ोर से चीखी कि गर्दन की नसें तक बाहर आने लगी। दीवार पे मुक्के मारते हुए वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। वो गूंज हाकिम नहीं थी जो बातें दिल में रख ले, वो सीनिया हाकिम थी। एक की तस सुनाना उसका महबूब पेशा था। जब तक अपने खिलाफ बोलने वालों की वो जुबान न खींच लेती, सुकून सीनिया हाकिम पे हराम था। पानी की बहती धार में उसकी आवाज़ सप रही थी। कोई उसके राज कैसे इस्तेमाल कर रहा था, कोई कैसे उसे मौज़ूए गुफ्तगू बना रहा था, कोई कैसे उस पर हंस सकता था, और वो वापस कैसे आ गई। वो उनका मुंह तोड़े बगैर वापस कैसे आ गई। पूरी तरह चीखते हुए उसका हलक दुख रहा था। फिर अगले चंद लम्हों में वो पुरसुकून होने लगी। हथेलियाँ सुर्ख हो गई थीं, जिस्म का सारा खून चेहरे पे सिमट आया था। वो वॉश बेसिन पे झुकी बहती धार के नीचे हाथ प्याले की सूरत फैलाए लिए। अब वो पानी के छींटे अपने मुंह पे मार रही थी। जख्म चल रहा था, तकलीफ हद से सवा थी। वो सब करते हुए बाहर चली आई। शेजल उसके कमरे में गुस्से से चक्कर काट रही थी। ये क्या बकवास थी? हाँ, मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? मेरी बारी पे तो कुम्हाड़ खाने को आती हो।
उसकी बारी क्यों जुबान तालू से चिपक गई थी। दुबली पतली लड़की तैश सदा थी। जीनिया के लिए चेहरे और नम आंखों से उसे देखती रही। उससे मेरे बारे में और क्या क्या कहा है, पुरसुकून लहजे में कहती वो अपने पलंग पे आकर बैठी। शेजल ने जब्त किया। उससे कहा कि मिस जीनिया हकीम का शोहर उस पर शक करता है और आज यूनिवर्सिटी में उसे किसी लड़की के साथ देखकर आग बगोला हो गया। और मजीद ये कि तुम दोनों का एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है और बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ रहा है क्योंकि तुम उसकी खातिर अपने मेल दोस्त को नहीं छोड़ सकती। बात पूरी करके अब वो सीनियर की तरफ देख रही थी। गोया कह रही हूँ उसका मुंह तोड़ना बनता था ना। मेरी गंभीर और गैस गंभीर भाई हैं, तुमने मुझे बताया नहीं। उससे सवाल बदल दिया। अब के शेजल ने अपनी छोटी आंखों को थोड़ा और छोटा किया। मैंने तुम्हें मेहदी के साथ जाते देखा था, लेकिन तुम गैस को कैसे जानती हो। वेट, तुमने मुझे बताया नहीं तुम उस दिन किसके घर में घुस गई थी। वो तजस्सुस से कहती आगे आई। सीनियर की पुरसुकून आंखों में देखा और फिर चेहरे पे हाथ रख लिया। मुझसे हरगिज़ ये मत कहना कि तुम लूसीफर से मिली हो, यानी गैस। ओ माय गॉड, लूसीफर तुम्हें घर छोड़ने आया था, उससे तुम्हारी मदद की। कांट बिलीव इट। जोश और एक्साइटमेंट से उसकी आवाज़ बदल रही थी। तुम उसके साथ निकनेम टर्म्स पे हो, तुम उसे जानती हो। उसकी बात पे शेजल जरा देर को खामोश हो गई। वो मेरे दुश्मन का दोस्त है, शेजल हल्की आवाज़ से बोली, और कॉलेज में मेरा सीनियर था, शायद दोस्त जैसा, या शायद नहीं। मैं उससे कुछ भी कह सकती हूँ, वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है। हम दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कॉल कर लेते हैं, लेकिन सालगिरह पे नहीं। हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़े तो उसे चीज फाड़ सकते हैं। लूसीफर, वायरस और मैं ट्रियो थे, दुनिया का सबसे अजीब व गरीब ट्रियो। हम महीनों बात नहीं करते, लेकिन फिर जब मिलते हैं तो हमारी एनर्जी सेम होती है। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। सीनियर ने उसे पहली बार यूं दिल से मुस्कुराते देखा था। उस रोज़ मुझे मालूम नहीं था कि वो घर किसी गैस गंभीर का है और वो गैस मेहदी का भाई है। गैस कैसा आदमी है, आखिर में सीनिया वाकई जानना चाहती थी। जितनी मदद वो तुम्हारी कर चुका है उतनी तो अपने बाप की भी नहीं करता। शायद उससे अपना कोई फ़ायदा नजर आया हो। सीनियर ने उसकी बात उचक ली। शेसल ने सर को नफ़े में हिलाया। उससे अपने माजी के सिरे से तुम्हारी मदद की होगी। इस्लामाबाद उसके साथ मेहरबान नहीं रहा, यहाँ के लोग उसके साथ मुखलिस नहीं रहे। जीनिया ने पहली बार शेसल को किसी के लिए उदास देखा। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। जीनिया आगे को हो बैठी। शेसल मुस्कुराकर उसकी तरफ झुकी। हमारी खूबियों में से एक और खूबी, हम एक दूसरे से ये राज नहीं खोलते, और अगर खोल दो तो। जीनिया पुरसरार हुई। शेसल की आंखों की जोत बुझ गई। मुस्कुराहट अलबत्ता बरकरार रही। फिर हम एक दूसरे को जान से मार सकते हैं। उसे अपनी ही आवाज़ खोखली लगी। तुम कहती हो कि माजी में कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो इतना इविल है, कोई उसके साथ क्या कर सकता है। इविल इजंट बोर्न, इट्स मेड। शेसल जता कर बोली तो जीना ने बात पलट दी। गैस क्या करता है। यूं उसे गैस पुकारना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन मालूमात उसके लिए ज़रूरी थी। मुल्क के सबसे बड़े फैशन ब्रांड कैसिम का मालिक है वो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका सिक्का बोलता है। ये उसका खानदानी कारोबार है जिसे कई सालों से वो खुद संभाल रहा है। उन दोनों भाइयों का ताल्लुक कैसा है। गैस नफरत करता है मेहदी से, और वो दोनों भाई नहीं कज़न से, दुनिया के सबसे अनोखे कज़न। जीनिया सोच में पड़ गई। उसी लम्हे उसकी रूममेट कमरे में दाखिल हुई। जीनिया को देखकर उसकी रंगत जरा सी उड़ी थी, लेकिन वो कमाल ढिठाई से आगे बढ़ाई। अपने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। वो मोबाइल सेट करके सामने ही रखा। वो वीडियो बनाने को तैयार थी। जीनिया गौर से उसे देखती रही। ये लड़की मुझे अपने कमरे में नहीं चाहिए, कल से तुम मेरी रूममेट हो। मलकापत ने फैसला सुनाया। सामने कोई कनीज थोड़ी थी। शेसल सिम्पसन एक तोहफा है जो हर एक को नहीं मिलता। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देती गई। फिर रुक कर जीनिया को देखा। इससे लड़ो, मैं तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। जीनिया मुस्कुराई और अपने बिस्तर पे लेट गई। जीनिया ऐसे नहीं लड़ती। चादर सर तक तानते हुए वो पुरसुकून थी। मैंने तुम जैसी बुज़दिल औरत ने कहीं नहीं देखी। तुम्हें चाहिए था इससे लड़ती, इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन जीनिया ऐसे नहीं लड़ती। वो दोनों बाया वक्त बोली थी। शेसल मुंह बिगाड़ कर, जीनिया मुस्कुराकर तरास कर लड़की को लस्सी हुई बाहर चली गई। और जीनिया ने मुस्कुराकर छत को तका, फिर धीरे से दोहराया, जीनिया ऐसे नहीं लड़ती। फजर की आसानें बुलंद हुई तो सारे में गोया नूर फैल गया। हॉस्टल के कमरे में जीनिया अपने बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। गोद में लैपटॉप था।
और वो इस वक्त कोई हॉरर फिल्म देख रही थी। हॉरर फिल्म और जीनिया पड़ी इससे। लाइट्स बंद करके पॉपकॉर्न साथ रखकर आधा कंबल हुड पे डाले। अगर हर हफ्ते उससे हॉरर फिल्म ना देखी और फिर देखकर 4 रातें सुकून से सो न सकी, फिर वो जीनिया होने से गद्दारी करेगी। फिल्म ख़त्म हो चुकी तो उसने कंबल पैरों से हटाया। आज इतवार का दिन था और उसकी छुट्टी। वो बैल्कनी में चली आई। इक्का दुक्का घरों की बत्ती जली थी, वरना गली सुनसान थी। सुबह के वक्त अच्छी सर्द होती जा रही थी। वो अपनी शॉल ओढ़े नीचे चली आई। आंटी नमाज पढ़कर अब फारिग हुई थी और अब पार्क जा रही थी। ये उनका रोज़ का मामूल था। वजह से ज़रा देर बाद वो करीबी पार्क चली जाती, वॉक को कसरत करती और फिर रोशनी होने से पहले वापस लौट आती। सीनियर ने आंटी से कुछ तस्वीर लेने की इजाज़त लेकर उनके साथ चलने के लिए तैयार थी। अब वो गली में उनके साथ चल रही थी। कई बार उससे रुककर कुछ तस्वीर भी ली थी। पार्क आकर आंटी अपने काम में लग गई। कम्युनिटी की चंद और औरतें और मर्द भी उसी तरफ आने लगे थे। आंटी अब उनके साथ थी। जीनिया एक संगी बेंच पे आकर बैठ गई। किसी ख्याल के तहत उसे गर्दन उठाकर देखा। वो सामने से चला आ रहा था, वही जिसने उसकी गर्दन पे पिस्तौल रखी थी और वही जिससे उसे अपने घर के राज दिए थे। उसे किस तासुर पे यकीन करे उसे समझ न आया। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। शनाज़ाई ये दोस्ती वाली मुस्कुराहट नहीं, वो तंजिया मुस्कुराया था। फिर आसपास देखा और फिर अपने सीने पे उंगली रखी और दूसरे हाथ से बेंच की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो मैं यहाँ आ जाऊँ। सीनियर नफ़ी में सर हिलाया और यही तो उसे चाहिए था। वो हरमा हरमा चाल चलता उससे करीब बेंच पे आ बैठा। सीनियर नामहसूस अंदाज से बेंच के आखिरी सिरे पे टक गई। गुड मॉर्निंग स्मगलर। उम्मीद है आपका काम अच्छा जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग सेवरस। उम्मीद है तुम इस वक्त मेरा मूड ख़राब कर नहीं करोगे। जीनिया ने आसपास नजर दौड़ाई, कोई उस तरफ मुतवज्जा नहीं था। फिर वो उठ खड़ी हुई। बात करनी है, मेरे साथ चलो। गैस उसे उठकर आगे जाता देखता रहा। वो ज़रा दूर गई तो वो भी अपनी जगह से उठकर उसकी तकलीफ में कदम उठाने लगा। अब वो दोनों जॉगिंग ट्रैक पर थे। अतराफ में खड़े ऊंचे दरख्तों ने उनकी शनासाई का राज छुपा लिया। तुमने उस रोज़ मुझे बचाया क्यों? वो उसके साथ चलते हुए पूछ रही थी। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हें पकड़े जाने का शौक है तो मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। तुम मुसलसल मुझे बचा रहे थे, मुझे जानने का आगे क्यों? फिक्र मत करो, इतनी खूबसूरत नहीं हो कि पहली नज़र में तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं और फिर तुम्हारी मदद करने लगूं। सीने के कान सुर्ख हो गए। वो चलते चलते रुक गई। वह लिए बगैर उसे देखता रहा। किसी ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? किसी शादीशुदा औरत से इस तरह बात करते हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है? किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि 3 किलो ड्रग्स लेकर एक शरीफ इंसान के घर नहीं घुस जाते? जीनिया का जी चाहा था काश वो उसका मुंह नोच सकती, मगर तुम और शरीफ दो अलग अलग बातें हैं। जिस तरह से तुमने इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया, यूं लगता था तुम पैदाइशी शैतान हो। कैस के चेहरे पे हल्का सा साया ले आया। देवकामा दरख्तों ने उसके दिल के बोझल होने का राज सीने में रख लिया। एविल इज़न्ट बोर्न, इट्स मेड। हल्की, बेहद हल्की आवाज़ सी उसकी। माजी फ्लैशबैक्स की सूरत आंखों के आगे चलने लगा। तुमने उस रोज़ मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। क्या अब आगे की बात करें? उससे बात पलटी। हाँ, उस रोज़ तुमने मुझे फंसाने में और जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 दिन बाद शुक्रिया भी याद आ गया, लेकिन है, अब आगे बात करें। वो बाजू सीने पे बांधे किस कदर ताबेदारी से पूछ रहा था। सीनिया चल लम्हे उसे देखती रही, फिर धीरे से उसे देखते हुए कहा, तुमने उस रोज़ मुझे क्यों बचाया था? मैंने तुम्हें नहीं, खुद को बचाया था। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। तुम उस रोज़ मेरा यंगर सेल्फ थी। 16 साल पहले इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए कोई मसीहा आएगा, नहीं आया। उसने गर्दन झुका दी। माजी एक चमके से याद आने लगा। कुछ भी कहना अब तकलीफ दे रहा था। मेरी फेरी टेल कभी सच नहीं हो सकी, लेकिन कुछ इंसानों की फेरी टेल सच हो जानी चाहिए। उनके लिए मसीहा आ जाने चाहिए, वरना दुनिया जज्बात से खाली हो जाएगी और मासूम लोग मेरी तरह मॉन्स्टर बन जाएंगे। 16 साल पहले गैस को बचाने कोई नहीं आया, लेकिन 16 साल बाद उसने किसी को बचा लिया। उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, रंगत नुचड़ चुकी थी, मगर आंखें जज्बात से खाली थीं। तुमने मुझे मॉन्स्टर बनने से क्यों बचा लिया? मेरी फेरी टेल सच करने वाले तुम होते कौन हो? जज्बात का उसके साथ जैसे कोई ताल्लुक न रहा हो। कैस गर्दन झुकाकर हंस पड़ा।
इस सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझ सकती कि मैंने ये सब इंसानियत के तहत किया? गौर से मेरे माथे पे देखो, कहीं बेवकूफ़ लिखा नजर आ रहा है क्या? कैस आगे आगे को हुआ, गौर से उसका बेदाग माथा देखा। बेवकूफ़ नहीं, लेकिन ठीठ लिखा है, साफ साफ, जल्दी हरूफ में। वो संजीदगी से बोला। अभी सीनिया कुछ कहती कि उसका मोबाइल बजने लगा। उससे कैस को खामोश रहने का इशारा किया। बैग से फ़ोन निकालते हुए उससे कॉल अटेंड कर ली। कैस उसके साथ खड़ा रहा। आप कौन बात कर रहे हैं? आपको क्या लगा था मिस जीनिया हाकिम? हमारे ताल्लुकात इतने कमज़ोर हैं, आप हमारा माल उड़ा ले जाएं और हमें खबर भी ना हो। आवाज़ से ये सूर। सीनिया ने अपने कदमों से जान निकलती महसूस की। फ़ोन पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। हमारा माल हमारी बताई जगह पे छोड़कर चली जाओ, वरना हॉस्टल का कमरा तुम्हारा कराची से आया शोहर और तुम्हारी एकेडमी हम सबसे वाकिफ़ हैं। वो अब भी कुछ ना बोली। रंगत बुरी तरह नुचड़ चुकी थी। कैसे मोबाइल उसके हाथ से झपट लिया। सीनिया मजम्मत भी ना कर सकी। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की या फिर अगर किसी ने तुम्हारी पुष्पनाही करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी मार देंगे। इसकी पुष्पनाही मैं कर रहा हूँ और मुझे मारने के लिए तुम्हें खुद 10 दफ़ा पैदा होकर आना पड़ेगा। उसकी आवाज़ सख्त थी। सामने से शायद किसी को मर्द के बोलने की तवक्का नहीं थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल रूम नंबर और चंद गैर ज़रूरी चीज़ों का इल्म है, लेकिन मैं तुम्हारी कब्र तक का हिसाब तुम्हारे सामने ला सकता हूँ। हमारी बात उस लड़की से है, बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? दूसरी तरफ से एक सख्त खुरदरी आवाज़ आई। मैं तुम्हारे और उसके बीच में खड़ा पहाड़ हूँ। गिराओ मुझे, फिर उस तक आ जाना, लेकिन याद रखना मैं वही हूँ जिसके घर में पुलिस को तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला। आइंदा इस नंबर पे कॉल ना करना। आज शाम तक मैं इस मामले के हल निकाल लूँगा। हमें हल नहीं, भरपाई चाहिए, हमारा पैसा, वो भी इस लड़की से। आज शाम 5 बजे मेरा इंतज़ार करना। चपा चपा कर कहते हुए उससे कॉल काटी। सीनिया बेदम सी संगी बेंच पे बैठी थी। फ़ोन बंद करके उससे सीनिया की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुई थी। उसके चेहरे पे परेशानी थी। कैस उसकी तरफ बढ़ा। मैं ये सब फिक्स कर लूँगा, मेरा यकीन करो। कैसे आज तक किसी को नहीं कहा था कि उसका यकीन करूं? मुझे यकीन से खौफ आता है। कुछ मसीहा सारे खौफ ख़त्म कर देते हैं। तुम मसीहा नहीं, मौत का फरिश्ता लगते हो। हर मसीहा को मौत का फरिश्ता बनना पड़ता है। जिन्हें बचाना हो उनके लिए नहीं, जिनसे बचाना हो उनके लिए। असल जिंदगी में कोई मसीहा, कोई सेवियर नहीं आता। सीनिया की आवाज़ शिकस्त सा होने लगी। हमारा असल ज़िंदगी से क्या ताल्लुक? हम तो जादुई दुनिया पे यकीन रखते हैं, वहाँ तो मसीहा आ जाते हैं ना। वो उसके सामने खड़ा था, यूं कि धूप उसकी पूछ से होकर पलट रही थी। मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, अच्छा बनने की कोशिश मत करो। वो बेजार हुई। किसी ने मुझसे कहा था मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बनता हूँ। शायद सच कहा हो। सीनिया ने बेयकीनी से गर्दन उठाकर उसे देखा था। यानी वो शख्स ये था। मेरी के अस्पताल में दाखिल होते वक्त वो उस आदमी से बात करती रही थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। शख्स से कब कहाँ कैसे ताल्लुक निकल रहे थे। कभी वो उसके अल्फाजों जैसे अल्फाज सुनाती थी, कभी वो सारा ज़माना छोड़ पनाह लेने उसके घर चली जाती थी, और कभी उसे धड़ मैसेज भेजती थी। अगर ये इत्फाक था तो कुछ ज़्यादा ही इत्फाक था, और अगर ये साजिश थी तो जीनिया इसमें फंसना नहीं चाहती थी। कई लम्हे वो बस उसे देखती रही। उसी लम्हे उस कंधे के अक में उसे आंटी नजर आई। वो अपनी जॉगिंग कर चुकी थी और अब बाकी औरतों को अलविदा कह रही थी। जीनिया उस संगी बेंच से उठ खड़ी हुई। कैसे बगैर कुछ कहे उससे अपने कदम जाने को मुड़े। मुझे वो में हाथ डाले उसे जाते हुए देखता रहा। सीनिया जरा सी फांसी पर जाकर रुक गई, और वो दोनों एक दूसरे की सेहत में खड़े थे। दाएं बाएं ऊंचे दरख्त, कदमों तले पत्तों से भरी सड़क, और दूर कहीं से निकलती सूरज की जरा जरा सी रोशनी जो गैस की पुष्ट से होकर पलट रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे पे जमी थीं, और दोनों की आंखें कुछ कह रही थीं। मेरी फेरी टेल हमेशा ट्रेजेडी में बदल जाती हैं। जीने की आवाज़ हल्की थी। तुमने कहानी की शहजादी बनने की ख्वाहिश की होगी। कुछ कहानियाँ मलकाबत की भी होती हैं, जहाँ ट्रेजेडी कहानी को एक नई जिंदगी देती है। वो रुका, 2 कदम आगे बढ़ा। पत्ते चुरचुराए। धूप ने रास्ता बदला। कुछ मसीहाओं की मिसिहाई पे यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी किसी दौर में वो भी कहानी का हिस्सा रह चुके होते हैं। ठीक है, फिर आज तारीख में पहली बार मलका पद एक मसीहा का इतबार करती है। वो कहकर चली गई, और गैस कई लम्हे उसे जाते हुए देखता रहा। वो उसे बचाएगा ये तय था।
गवादर आज तेज बारिश में भीग रहा था। तेज हवा के थपेड़े बदन को राहत बख्श रहे थे। कूंज हाकिम गुलाबी रंग के ढीले ढाले कुर्ते में मलबूस बड़े बड़े पांचों वाला ट्राउजर पहने दादी के पलंग पे आड़े तिरछी लेटी थी। दादी के हाथों में कूंज का मोबाइल था। कूंज रसाले के सफ़े आगे पीछे पलट रही थी। साथ साथ दादी की गूगल ट्रांसलेटर भी थी। दादी की उर्दू अच्छी ना थी, इंग्लिश के तो क्या ही कहने। जब वो ड्रामा देखती थी, कूंज उनके पास बैठकर उन्हें ड्रामा समझाती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अलीना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, तब तक हमारा ताल्लुक आगे नहीं बढ़ेगा। हीरो ने बड़े ही जोश से डायलॉग मारा। कह रहा है तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तक तुम इंसान की बच्ची नहीं बनोगी तब तक मुझसे वास्ता न रखना। हैरान न हो, देसी वर्जन ऐसा ही होता है। मैंने हर बार तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे मंगेतर के तुम्हें छोड़ देने पे भी बुरा नहीं मनाया। तुम्हारे साथ खड़ा रहा और तुम आज तक नहीं बदली। हीरो के डायलॉग अब के अंग्रेजी में थे। दादी ने रसाला पड़ती कूंज को पैर मारा। कूंज पहलू बदल कर रह गई। कह रहा है कि मैंने तुम्हारी पिछली आशिकी भी भुला दी, लेकिन तुम हो ही कुत्ते की तुम। दादी ने सही लाया। गोया कह रही हूँ, सही कह रहा है। उसी पल कूंज के मोबाइल पे सीने की कॉल आने लगी। दादी उससे नाराज थी, सो मोबाइल को पलंग पे डाल दिया। कूंज ने लपक कर मोबाइल उठाया और वीडियो कॉल कर दी। दादी अब पलंग से उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। मोबाइल के चौकटे पे अब जीनिया का चेहरा नजर आ रहा था। कूंज यूं ही उल्टी लेटी रही। शर्म नहीं आती ना? बड़ी बहन ने दो लफ्ज क्या कह दिए, तुम तो मुंह फुला कर ही बैठ गई। मैं नाराज नहीं थी, बस थोड़ा मसरूफ थी, मेरे पेपर्स हो रहे हैं। वो वाकई नाराज नहीं थी, अलबत्ता शर्मिंदा ज़रूर थी। ये हालत क्या बना रखी है, इंसान बनकर रहा करो कूंज। उससे नागवारी से उसकी हालत पे चोट की। कूंज मुस्कुरा दी। आज संडे है जैनी, संडेज आर फन डेज। इस्लामाबाद में भी संडे ही है, लेकिन मुझे देखो। वो कुर्सी पे बैठी थी, पैर मेज़ पे रखे, कुर्सी पीछे ले गई। यहाँ से वो सारी की सारी नजर आती थी। वो आज भी अच्छे से तैयार थी। कूंज करवट बदल कर चित लेट गई और मोबाइल ऊंचा कर लिया। मैं और कितना बढ़ूं तेरी जानिब, तू है कि आसमान हुआ जाता है। जीनी ने सर नफी में हिलाया, जैसे उसकी अकल पे मातम किया हो। भलाज के साथ कैसी गुजर रही है, बात होती है ना? ठीक जा रही है। उसे छोड़ो, नबीला बाजी को जो पैसे उधार दिए थे वो वापस ले लिए। एक बार मांगे थे, उनके पास से ही नहीं, दोबारा मांग नहीं सकी, शर्म आती है। उससे अपना उज़र पेश किया। तुमने पिछली बार भी अपने पैसे नहीं लिए थे कूंज, हर दफ़ा ऐसा नहीं चलता। यादें माजी शर्मनाक है यार, अब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। उसने एक बार फिर लहक लहक कर शेर पढ़ा। सीनिया ने बेसारी से आंखें घुमाई। कल तक अगर तुम खुद उससे पैसे न लेकर आई तो वो खुद पैसे दे जाएगी। मुझे उसका फ़ोन नंबर मालूम है, यकीन रखना। कौन सीधी होकर बैठ गई। वो अपनी बहन से एक बार भी मरऊब नजर आती थी। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिससे मैं तुम्हारी जैसी बन जाऊंगी। तुम मेरी आइडियल हो जीनिया, जो दिल में वही जुबान पे। हर लड़की को सीनिया हाकिम होना चाहिए। आज सताइश और मोहब्बत नहीं थी उसके लहजे में, आज ठगन थी, जैसे वो बस थक ही गई थी। थोड़ी देर मजीद बात करते रहने के बाद उससे कॉल काट दी थी। दादी अब एक कोने में नमाज अदा कर रही थी। कूंज आंखें छत पर टिकाए हुए थी। जब उसे नबीला बाजी का छोटा लड़का बुलाने आया, उसका मूड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उतरी, पैरों में चप्पल डाले और बाहर की राह ली। नबीला बाजी का घर उनके घर से जुड़ा था। बीच में बस एक दरवाज़ा था, जिसे पार करके अंदर चले जाऊं। ये दरवाज़ा तब से था जब तक हाकिम नवाब ने घर खरीद न लिया। फिर जब इसे हटाने का वक्त आया तो नबीला बाजी ने रो रो कर अब्बा से इजाज़त ले ही ली कि वो इस दरवाजे को नहीं हटाएंगे, क्योंकि नबीला बाजी का उन लोगों के सिवा है ही कौन। किस्सा मुख्तसर, वो इस दरवाजे का फ़ायदा उठाते हुए हर दूसरे तीसरे घंटे यहाँ धमकती थी। कूंज घर के अंदर आई तो हस्बे मामूल बच्चे नींद भराना और मैली कुचाली हालत में थे। अगर नबीला बाजी को कहती थी कि उन्हें साफ सुथरा रख लो, तो भैया हम लोगों के पास नए जोड़े हों तो पहनाए, एक उतारो एक पहनाओ। वो बरामदा पार करती सीधे अंदर वाले कमरे की तरफ चली आई, लेकिन अंदर आकर उसके जिस्म से जान निकल चुकी थी। आंखें खुली की खुली रह गई। देखो आ गई ना गूंज भी, ख्वामखा तुम परेशान हो रहे थे। नबीला बाजी ने पलंग की तपाई पे गैर आरामदेह से सेगम से कहा। वो सख्त मुस्तरब था और गूंज जो अब तक उसकी या मौजूदगी को भी प्रोसेस नहीं कर सकी थी। वो दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देख रहे थे। मुझे इन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या ऐसा ही है?
वो मशकूक लगता था। कूंज के मुंह से अब तक एक लफ्ज़ ना निकला था। नबीला बाजी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई तो सेगम आगे आया। कूंज सहम के दरवाजे से जा लगी, मगर वो फिर भी आगे आया और उसका बाजू पकड़कर अंदर किया। ये क्या तरीका है कूंज? तुम इस तरह पैगाम कैसे भेज सकती हो, वो भी इस औरत के साथ? मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा, ना ही नबीला बाजी के साथ, ना किसी और के साथ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पैगाम भेजूंगी? तो फिर ये क्या बकवास है? मैं अपने दोस्त के साथ वापस घर जा रहा था। इस औरत ने दरवाज़ा खोला और मुझसे मेरे दोस्त के सामने कहा कि मेरी मंगेतर मुझसे मिलना चाह रही है। इस औरत ने एक गैर मर्द के सामने तुम्हारा नाम लिया। तुम्हें अंदाजा है मेरी कितनी सबकी हुई? कोच के अंदर ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो सेगम को यूं ही देखते हुए बाहर गई और दरवाजे से कान लगाए खड़ी नबीला बाजी को बाजू से पकड़कर अंदर ले आई। वो तो हैं करती रह गई। ये खड़ी हैं तुम्हारे सामने, पूछो इनसे क्या मैंने कहा था कि तुम्हें बुलाएं, या फिर मुझे तुमसे मिलना है? ख्वाबों से निकल आओ सेगम, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। सेगम ने कहरलुदा निगाह नबीला बाजी पे डाली, वो जो अब भी अपनी ढिलाई पे जमी थी। अरे अरे, मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी, मुझे क्या मालूम था तुम दोनों मुझ पे ही छड़ दौड़ोगे। और अगर दोस्त के सामने मंगेतर का नाम ले भी लिया तो ऐसा क्या हो गया? हमारे मामलात से दूर रहें खातून। आइंदा कौन से मिलने और बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और हमारे बारे में सोचने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। उससे चबा चबा कर अल्फाज अदा किए और फिर एक सख्त नज़र कूंज पर डाली। वो उससे ज़्यादा सख्त नज़र से उसे देख रही थी। यूं ही उसे देखते हुए वो बाहर निकल गई। सेगम उसके पीछे ही गया था। अभी वो छोटा दरवाज़ा पार करके अपने घर जाती जब सेगम की आवाज़ और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की घंटी भी रुक गई। वो संजीदा चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था। कॉल आ रही है ना? ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। आइंदा किसी नबीला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजीब लहजे में कहता हुआ वो चला गया। कूंज की आंखें भर आ गईं। लो जी, कुछ हुआ नहीं और लड़कियों का रोना शुरू। अब वो आधा घंटा फूट फूट कर रोने वाली थी। शाम में सीनिया हाकिम की आंख बजते हुए मोबाइल की सू से खुली थी। वो पार्क से वापसी पे जो सोई थी, फिर उठने का नाम ना लिया। मुंदी मुंदी आंखों से हाथ यहाँ वहाँ मारकर मोबाइल तलाश किया। जल्दी उसकी तलाश कामयाब हुई। नींद से भरी हुई आंखों से नाम पढ़ा और मोबाइल कान से लगाया। काश आपके ताकुबकार ने आपको वाकई मार दिया होता, वो बड़बड़ाई। वो दोबारा आ गया है जीनिया। उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये शौक मेरी नहीं था, ये रोबोटिक लहजा किसी और का था। सीनिया आहिस्ते से उठ बैठी, मोबाइल कान और कंधे के बीच में टिकाया और हाथ से बालों को पीछे करने लगी। हर इंसान अपना निजात दहिंदा खुद होता है। मैं आपको नहीं बचा सकती, और अगर बचा भी सकती हूँ तो बचाना नहीं चाहती। इस बार दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेरी कुछ सोच रहा था। कुछ वक्त बाद एक गैर इंसानी खोखली आवाज़ सीने के समातों से टकराई। हर इंसान एक दौर में अपने माजी के गर्दाब में फंसा होता है और उसे निकालने, संभालने या फिर बचाने कोई आता है। कोई मुआवजा, वसीला, कोई इंसान। वो एक पल को रुका। आवाज़ मज़ीद सर्द हुई। गवादर के तारीख पहाड़ों और नाउमीद जिंदगी से तुम्हें निकाल कर इस्लामाबाद की आज़ादी और रोशनियों में लाने वाला मैं था। इस वक्त मेरा माजी मेरे हाल पर अंधेरे की तरह छा रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? सीने की जानिब से खामोशी रही। वो इस मेहंदी को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। स्कॉलरशिप जाली थी। क्या तुम्हें वाकई लगा था इस्लामाबाद में स्याही की इन हदूद को छूने लगा है कि जहानत की बिना पे तालीम बांटता फिरे? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। सीनिया बेतासुर से बैठी रही और उसे सुनती रही। याद रखना, जो अंधेरों से निकाल सकता है वो वापस अंधेरे की तरफ धकेल भी सकता है। और तुम्हारा अलमिया ये है, तुम्हारी आंखें रोशनी की आदी हो चुकी हैं। आप मुझे धमका रहे हैं मिस्टर गंभीर? नहीं, मैं तुम्हें मुस्तकबिल बता रहा हूँ, मुमकिनियात में से कुछ नकात। सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की असल नकोश तक रसाई नहीं दे पा रहा था। ये मेरी नहीं था, ये सफाक गैर इंसान कोई और था। और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करेंगे आप? मुझे दोनों हाथों से कब्र में धकेलेंगे? आवाज़ अपने कमरे में बैठे सिगरेट की धुएं उड़ाते मेरी तक गई। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे अंधेरे मैंने अपने हाथों से हटाए हैं। तुम्हें चाहिए, तुम मुझ पे गिव अप मत करो। अब की बार पहले वाला मेरी बन गया था, नर्म मुखलिस। कहाँ आना है? सीनियर का अगला सवाल बेहद रोबोटिक था। कुछ वक्त बाद। यूँ तो इस्लामाबाद में बेशुमार थीम्ड कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कहानी का हिस्सा इस वक्त एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि गार की तर्ज पे बना था। इंटीरियर पहाड़ों की सुरंगों जैसा, कुर्सियाँ और मेज़ कदीम दौर के महल जैसी, और दीवार पे लगी मशालें ख्वाबनाक सा मंजर पेश करती थीं।
यहाँ आकर आपको यूँ महसूस होगा जैसे आप किसी कदीम कार में कदम रख चुके हैं। नॉस्टैल्जिया के मारों के लिए ये रेस्टोरेंट एक तोहफ़ा है। कदीम दौर के तर्ज पे बनी एक पत्थर की मेज़ के गिर्द उसी तरह की कुर्सियाँ रखी थीं। कार की तर्ज पे बनी सीलिंग से झांकती सर्द रोशनी उन कुर्सियों के गिर्द बैठे 2 लोगों पे पड़ रही थी। मेहदी गंभीर, जिसका आधा चेहरा रोशनी में और आधा तारीकी में। सीनिया हाकिम, जिसका सारा चेहरा सर्द रोशनी पड़ने पे दमक रहा था। तासुरात सपाट थे, यूँ गोया उससे कुछ भी ज़ाहिर ना करने की कसम खा रखी हूँ। इंसान और उसका माज़ी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपने अपने माज़ी में ऐसा क्या किया था जिसने इस ताक़ुब-कार को आपके साथ जोड़ दिया? काफ़ी देर बाद वो बोली तो उस कार में उसकी आवाज़ दब गई, गूंजती। अगर वाकई कार होती, इंसान बस इंस्पायर हो सकता है। कुदरत के निज़ाम या दूसरा निज़ाम बनाना उसकी औकात नहीं। मेहदी ने गर्दन झुका दी, यूं गोया कार का सारा बोझ उसकी गर्दन पे धर आया हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ वक्त पहले तक खुद गर्ज हो गया था। तुम जा सकती हो, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हें मेरे साथ उसे झेलने की ज़रूरत नहीं है। जीनिया तनसिया मुस्कुराई। आपने मुझे धमकी दी है और इस वक्त अगर आपको लगता है कि मेरे सामने मासूम बनने से आप मेरे ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म कर सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग से मेरी जान छुड़वा सकते हैं, तो आप गलत हैं। मैं यहाँ से चली गई तो बस यही सोचती रहूँगी कि अब आखिर ऐसा क्या मकसद था जिसके तहत आपने मासूम बनने का नाटक किया। वो गर्दन तान कर बैठी थी, लेकिन जब मेरी ने गर्दन उठाकर उसकी आंखों में देखा तो आज पहली दफ़ा सुनहरी आंखें हर्ट लगीं। कुछ था उनमें नाकाबिल एतबार सा। मेरी के दिल को कुछ हुआ था। तुमने कहा था हर इंसान अपना निजात दहिंदा खुद होता है। मुझे लगता है तुमने सही कहा था। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ मिस्टर गंभीर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल यहाँ। हाथ मोड़कर यूं सर के ऊपर तकलाई, कोई पामाइश कर रही हो। होता है, उनके मशवरे पे अमल करना आपको निजात दिला सकता है। शायद मैं वही हूँ। मेरी की आंखें गुलाबी पड़ने लगी थीं। मैं माजी की कैद में हूँ, मुझे निजात नहीं मिल सकती। आपकी निजात आपका सच है, कह दे और बस सच ही कहें। मेरी ने गर्दन झुका दी और मेज़ की सतह को नाखून से खुरचने लगा। वो खामोश रहा तो सीनियर ने इजाफा किया, ये सब कब शुरू हुआ था? यूनान। आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। 2 माह पहले? सवाल हुआ। 2 साल पहले। अब के बामुश्किल सीनियर सुन सकी। सेंटोरिनी? सवाल बदला। एथेंस। वो अपने आप से बोला। सीनियर की आंखों में ताज्जुब उभरा। मेरी गंभीर की जिंदगी को अगर 2 साल पीछे ले जाऊं, फिर उसी रफ्तार से 2 साल आगे लाऊं, तो यूनान ट्रैवल की सिर्फ एक ही झलक दिखेगी। 2 माह पहले की। 2 साल पहले भी यूनान जा चुका है, ये इत्तला नहीं थी। और राज भी। सीनियर आगे को हुई, आंखें चमक उठी। कार की रोशनी जैसे एक तरफ हुई और उसके चेहरे पे शैतानी का अंधेरा था। क्या हम यूनान की तारीख में जाने को तैयार हैं? हमारा पहला पड़ाव कोई और जगह है। वो धीरे से बोला और गारनुमा रेस्टोरेंट से निकलकर वक्त के जंगल में जरा देर को रास्ता तलाशते हुए मासी की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खोलो तो तुम एक नए मुल्क में हो। कहानी तुम्हें एक और शहर को ले चली है। क्या तुम तैयार हो? जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। ऊंची रोशन इमारत जो शहर को ज़मीन में धंसने देती हैं। सियाहत के लिए दिल फरेब मुकामात और आंखों का हीरा कर देने वाली रोशनियों का शहर जकार्ता। शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कदरे पसमंदा है, यूं जैसे हमारे कराची के पुराने मोहल्ले। स्ट्रीट फूड्स और मार्केट्स। शहर के उस हिस्से में आपको हर सड़क के अतराफ में ठेला लगा खड़े लोग मिलेंगे, जहां मुकामी खाने बनते हैं, लजीज और सादा खाने, जिनके लिए हम वक्त लोगों का रश रहता है और रौनक रहती है। जकार्ता शहर का ये हिस्सा आपको कराची की याद दिलाएगा। दूसरा हिस्सा है मॉडर्न जकार्ता, क्योंकि दोनों हिस्से ही जुड़े हुए हैं और कोई ज़ाहिरी फासला नहीं है। मगर शहर का ये हिस्सा एक अलग दुनिया है, रंगों, रोशनियों, ऊंचाइयों, रंगीनियों और ताशी की दुनिया। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इमारत हैं। दुनिया भर से सयाह जब जकार्ता एक्सप्लोर करने आते हैं, यहाँ की रोशनियाँ देख यहीं के होकर रह जाते हैं। ऊंची इमारत को गर्दन उठाकर देखो, शाहाना मॉल्स में टंगे लिबास पे जी ललचाओ, चाइनीज़ और अमेरिकन खाने देख भूख बढ़ाओ और कहानी में आगे सफ़र करो तो एक शनासा समर जकार्ता की एक खूबसूरत पुल पे खड़ा नजर आएगा। भूरे स्लैक्स के ऊपर सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट और उसके ऊपर डेनिम जैकेट,
बालों की ताज़ा स्पाइस, बढ़ी हुई शेव, गले में लटकती एक लंबी चेन जिसमें हमिंग बर्ड का लॉकेट था। सब आंखों में एक अलोही तासुरात थे। ट्रैवल उसे एक्साइट करता था, लोग उसे फैसिनेट करते थे। ये पुल एक मसरूफ सी शाहराह के ऊपर बना था। बुनियादी तौर पे इसे फ्लाईओवर कहना चाहिए, लेकिन यहाँ गाड़ियों और किसी भी किस्म की सवारी का गुजर नहीं होता, सो हम उसे पुल कह सकते हैं। आर्किटेक्चर की आला मिसाल और एक भूल भुलैयों जैसा ये पुल हरदम सर्द रोशनी से धमक रहा होता है। फर्श पे भी इसी किस्म की रोशनियाँ हैं। यूं अगर आप अपने पैर रखें तो रोशनी तेज़ी से सफ़र करती आगे से पीछे को जाएगी। ये एक इंतहाई खूबसूरत और फैसिनेटिंग वॉक है। मेहदी कबीर, तुम? जर्द रोशनियों वाले पुल पर चलता मेहदी एक आवाज़ पे मुड़ा था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जकार्ता आ रहे हो? वो शख्स शिकवा करते हुए आगे आया। मेहदी भी खुशगवार हैरत से आगे बढ़ा और उस शख्स को बगलगीर हुआ। सोरेन्स बिन रयान, तुम यहाँ? वो उस पाकिस्तानी निषिद्ध बरतानवी शहरी से कह रहा था, वो जिसका हुस्न मगरबी था और लहजा मशरकी। मेहदी कम्बीर ने उसके साथ 1 साल तक यूरोप का टूर किया था। 2 सालों से वो दोनों राब्ते में थे और अब यूं अचानक यहाँ मिल रहे थे। दोनों खुश थे, हैरान भी। कुछ देर बाद वो दोनों कॉफ़ी के कप लिए पुल की रेलिंग के पास खड़े थे। ये जगह काफ़ी ऊंचाई पे थी। नीचे दौड़ती गाड़ियाँ और चलते हुए लोगों को बाखूबी देखा जा सकता था। अब के उनके साथ एक लड़की भी थी। तुम्हारा अगला सफ़र क्या है मेहदी? अब के सोरेस के साथ खड़ी लड़की ने पूछा था। वो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती थी और स्याफाम थी। मोटे होंठ और बालों की छोटी छोटी चोटियां बनाए खड़ी उस लड़की की आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थीं। उसे उर्दू बोलना आती थी। वो काफ़ी शाइस्ता आती थी। मैं 2 दिनों बाद एथेंस जा रहा हूँ जायशा। वहाँ एक आर्ट एग्जीबिशन है और बहुत बड़ी तकरीब भी। यूनान अपनी तारीख का एक हिस्सा अपने साथी मुल्क को तोहफे में दे रहा है। हर मुल्क से कुछ लोगों को बुलवाया गया है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। लड़की हैरत से मुस्कुराई। सोरेस ने मेहदी का कंधा थपका। वो उसके लिए खुश था, बेहद खुश। जोरेस मेहदी के बेलौस दोस्तों में से था। हम भी 2 दिन बाद एथेंस जा रहे हैं। मेहदी गंभीर, सीट बेल्ट बांध लो, तुम्हें एक बार फिर हमारे साथ का शर्फ हासिल होने वाला है। जाशिया मुस्कुरा कर बोली तो मेहदी भी हैरत से हंस पड़ा। अलबत्ता वो मगरबी आदमी वाज़ेह तौर पर गैर आरामदेह हुआ था। वो आंखों ही आंखों में अपने मंगेतर को वाउंड कर रहा था, जैसे कह रहा हो, ये आदमी नहीं जायशा। मेहदी गंभीर नहीं, मजबूत जिसामत और चौड़े कंधों वाली जाशिया ने उसकी आंखों की परवाह किए बगैर सारा प्लान तरतीब दे दिया था। हमारा ग्रुप बेस्ट था। मैं हमें मिस करता हूँ और अब एथेंस का ये सफ़र हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा। मेहदी की बात पर लड़का बेबसी से मुस्कुराया, जबकि लड़की की मुस्कुराहट पुरतपिश